जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि 2015 में बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित जो आपको हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस एनालिसिस के अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि मार्केट से किसी भी कंपनी का जो है क्वेश्चन बैंक खरीद लेंगे और 2015 के जो क्वेश्चन बैंक होंगे, ठीक है ना, वो मतलब ईयर का 2015 का, उसे आप क्या करेंगे कि बढ़िया से देख लेंगे। वहां आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा अंतर रहेगा वो आपको क्वेश्चन के नंबरिंग का। कभी किसी में पहले कोई क्वेश्चन रहता है, किसी में बाद में कोई क्वेश्चन रहता है, तो उससे आपको मतलब नहीं रखना है। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है साथियों, क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार के अवशेष है ना, वो आपको मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि ये जो विशाल स्नानागार है, इसकी जो लंबाई थी वो आपको कितनी थी। तो साथियों, विशाल स्नानागार की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो यह लंबाई जो थी 39 फुट। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई जो थी वो आपको 23 फुट। उसके बाद अगर हम गहराई की बात करते हैं साथियों, तो गहराई जो थी वो आपको 8 फुट थी। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा, क्या जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको जो सबसे बड़ा आपको भवन था वो कौन था? तो वह था आपको विशाल अन्नागार। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी भवन थी वो आपको विशाल अन्नागार थी, ठीक है ना। और यह जो है आपको ग्रेजुएशन का जो सब्सिडी एग्जाम हुआ है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का, उसमें यह प्रश्न जो है वो आपको पूछा गया है, ठीक है ना, जो कि आपको 17 अगस्त 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसमें। आइए फिर हम यहाँ से बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा की खोज जो होती है 1921 ईस्वी में, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से बात आती है मोहनजोदड़ो की। तो साथियों, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। कालीबंगा की जो खोज होती है वो आपको 1953 ईस्वी में, और लोथल का खोज होता है 1957 ईस्वी में। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो देखिए, तो यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया नगर कौन था? तो वह आपको हड़प्पा था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो 1 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि पुराणों की संख्या जो है वो आपको कितनी है। तो साथियों, पुराणों की जो संख्या है वो आपको 18 है। क्या है? 18 है। और पुराण जो है वो आपको एक ब्राह्मण ग्रंथ है, और इस पुराण के जो रचयिता थे वो आपको महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र जो थे उग्रशर्वा। तो साथियों, यहाँ से 5 ऐसे पुराण है जिसमें आपको वंशावली पाई गई है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वंशावली वाली जो पुराण है वह कौन कौन है। तो साथियों, वंशावली वाली जो पुराण है उसकी संख्या जो है वो कितनी है? तो आपको 5 है। और यह 5 वंशावली पुराण कौन कौन है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, तो एक है सबसे पहले आपको मत्स्य पुराण, जो कि सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है। दूसरा याद रखेंगे विष्णु पुराण। चलिए, विष्णु पुराण के बाद साथियों तीसरा आप याद रखेंगे, क्या कहते हैं कि आपको वायु पुराण, ठीक है ना। उसके बाद है एक आपको ब्राह्मण पुराण। देखिए, ये सभी पुराण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। ब्राह्मण पुराण, उसके बाद जो हो जाएगा एक आपको भागवत पुराण। तो साथियों, यहाँ से आपको एक चीज समझना है, क्या जानते हैं कि ये जो 5 ऐसे पुराण है जिसमें वंशावली जो है पाई गई है, तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि मत्स्य पुराण से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो साथियों, मत्स्य पुराण से जो है वो आपको सातवाहन वंश के बारे में क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से आपको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और ये दोनों पुराण है, इससे माना जाता है कि संभवतः किसी राजपूत या ब्राह्मण वंश के बारे में जानकारी मिलती होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है स्पष्ट जो है क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि बताइए कि सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे। तो साथियों, सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो आपको शिमुक थे। मौर्य वंश के संस्थापक पूछेंगे तो याद रखिएगा वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। उसके बाद है गुप्त वंश के संस्थापक, तो ये आपको श्रीगुप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होना चाहिए जो चीज आपको बताया गया। और देखिए, आपके एग्जाम में ये जो है आपको संख्या वाले प्रश्न वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा कि पुराण की संख्या जब 18 है, तो एक चीज आप यहाँ से और याद रखेंगे, जैसे वेद की संख्या कितनी है। तो साथियों, वेद की संख्या जो है वो आपको 4 है। फिर यहाँ से याद रखिएगा वेदांग की संख्या वो आपको 6 है। फिर है आपको उपनिषद। तो साथियों, उपनिषद की जो संख्या है ना
वो आपको 108 है। तो देखिए, तो ये नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आप हर हाल में क्या करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 2 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और जहां दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है, ठीक है ना। तो कह रहा है अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य और परिग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और ये भी आपको क्या है कि हिस्ट्री के सब्सिडी एग्जाम जो है ग्रेजुएशन का, उसमें जो है आपको पूछा गया है 17 अगस्त 2023 को, ठीक है ना। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो है उसके एग्जाम में जो है ये आपको पूछे गए हैं। तो देख रहे हैं कि जो आपके 12th का टॉपिक है वही आपको ग्रेजुएशन में भी जो है आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के क्या थे, कि आपको 23वें तीर्थंकर थे। और इनके सिद्धांत क्या थे पहले ये समझिए। तो इनके सिद्धांत में एक सत्य था, उसके बाद जो है आपको अहिंसा, अहिंसा के अलावे जो है वो आपको अस्तेय, अस्तेय मतलब था चोरी नहीं करना, और उसके बाद है अपरिग्रह। क्या है? अपरिग्रह। तो ये चारों सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको पार्श्वनाथ के द्वारा। लेकिन महावीर स्वामी इसमें एक नया सिद्धांत जोड़ देता है, और वो सिद्धांत जो बन जाता है क्या जानते हैं? ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी के 5 सिद्धांत कौन कौन हो जाएंगे? तो देखिए, सत्य, अहिंसा, उसके बाद अस्तेय, अपरिग्रह, और उसके बाद आपको ब्रह्मचर्य। और महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें क्या थे? कि आपको तीर्थंकर थे। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरी बात कि महावीर स्वामी को जैन धर्म का जो है वो आपको वास्तविक संस्थापक जो है वो आपको कहा जाता है। तो साथियों, ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी है इसका, वो आपको करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो साथियों, प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना किए थे ना, वो आपको हरिसेन किया था। और हरिसेन जो था वो कौन था? तो कहेंगे समुद्रगुप्त का आपको दरबारी कवि था, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सभी जो है किसी न किसी के दरबार में रहा करते थे। जैसे देखिए बाणभट्ट, तो बाणभट्ट जो था वो आपको हर्षवर्धन के दरबार में जो है वो आपको रहा करता था। कालिदास के बारे में कहा जाता है कि ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है वो आपको रहा करते थे। और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग साथियों विक्रमादित्य के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है तुलसीदास। तो तुलसीदास को गोस्वामी की उपाधि जो है वो आपको दिया गया है। और इन्होंने क्या किया कि वाल्मीकि रामायण पर आधारित क्या किए हैं कि आपको रामचरितमानस की क्या किए हैं कि आपको रचना अवधी भाषा में किए हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। और तुलसीदास जो थे महाराणा प्रताप और अकबर के जो थे वो आपको समकालीन थे। फिर यहाँ से हरिसेन है, तो यह आपको समुद्रगुप्त के दरबार में क्या है कि आपको रहा करते थे। तो देखिए, तो इन कवियों ने कुछ चीजें लिखे हैं, इनके रचना को भी जान लीजिए। जैसे बाणभट्ट जो है वो आपको कादम्बरी नामक ग्रंथ को क्या किया है? लिखा है। इसके अलावे हर्षचरित जो है वो लिखने वाले जो है वो आपको कौन है? तो आपको बाणभट्ट है। कालिदास, इन्होंने रघुवंश नाम का जो आपको क्या है एक कथा है उसे लिखे हैं, ग्रंथ कहिए उसको, ठीक है ना। इसके अलावे आपको क्या कहते हैं कि कालिदास की एक और रचना है जिसे आपको याद रखना है, मेघदूत। क्या है? मेघदूत। साथियों, ये भी आज के एग्जाम में जो है आपको पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि आपको जो चीज इंटरमीडिएट में पढ़ना है उसी चीज का ऑब्जेक्टिव जो है आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको इधर देखते हुएगा हरिश्चंद्र, तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख की रचना किए थे। तुलसीदास जो है ये आपको रामचरितमानस जो है उसी की क्या किए थे कि आपको रचना किए थे अवधी भाषा में। तो साथियों, यहाँ से जो कुछ पूछा जाएगा आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 4 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न में। 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो साथियों, अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वो आपको कौटिल्य थे। तो देखिए, तो कौटिल्य कहिए तब, या आप विष्णुगुप्त कहिए तब, ठीक है ना। बात जो है एक ही है, क्योंकि एक ही व्यक्ति का यह नाम है, या इन्हीं का जो अन्य नाम है वो आपको चाणक्य है। तो ये जो अर्थशास्त्र देख रहे हैं ना, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य ने क्या किया कि आपको लिखा है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, क्या जानते हैं कि अर्थशास्त्र से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो साथियों, अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन समाज के बारे में क्या है कि आपको जानकारी मिलती है। तो इन चीजों को याद रखना है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो है वो आपको रामायण जो है लिखा गया, मनु के द्वारा मनु स्मृति, वेद व्यास जी के द्वारा जो है महाभारत लिखा गया है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 6 में क्या कर रहा है? कह रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो साथियों, चौथी बौद्ध परिषद जो है कनिष्क के काल में हुई थी। तो यहाँ से याद रखिएगा कि चौथी बौद्ध संगति जो कि कनिष्क के शासन काल में,
द्वितीय बौद्ध संगति जो है कल अशोक के शासनकाल में, ठीक है ना। तृतीय बौद्ध संगति कहेंगे तो अशोक के शासनकाल में, और आपको पहला बौद्ध संगति जो कि अजात शत्रु के शासनकाल में। तो यहाँ पे सारे चीजों को अच्छे से आपको देख लेना है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि प्रथम बौद्ध संगति जो है वो आपको कहाँ हुई थी। तो साथियों प्रथम बौद्ध संगति जो है वो आपको राजगृह में हुई थी, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है आपको द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो आपको वैशाली में हुई थी। फिर है तृतीय बौद्ध संगति, तो यह आपको पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। उसके बाद है आपको चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि आपको कुंडलवन, क्या है? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है, डी, इस प्रश्न का जो हो जाएगा वो आपको सही आंसर हो जाएगा। चलिए छठा प्रश्न जो देखते हैं, अगला 7वां प्रश्न क्या कर रहा है इस पे, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में जो है वो आपको क्या कहा गया था। साथियों वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में जो है वो आपको गणसंघ जो है वो आपको कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और वज्जी जो है वो आपको है क्या, जिसकी राजधानी जो है आपको वैशाली। तो देखिए तो वज्जी जो था वो आपको क्या था, आपको एक महाजनपद था जिसमें आपको 8 क्या था कि जनपद जो था वो आपको मिला हुआ था, ठीक है ना। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में जो है वो आपको गणसंघ जो है वो आपको कहा गया है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और वज्जी गणतंत्र का जो आपको ये कह सकते हैं कि दुनिया के पहला ऐसा गणतंत्र था वज्जी जहां पर आपको लोकतांत्रिक शासन क्या था कि आपको स्थापित था, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले अगर हम कहेंगे कि बताइए कि गणतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो आपको वैशाली से ही हुई थी, ठीक है ना। जो वज्जी गणराज्य की क्या थी कि आपको राजधानी थी। तो 7 का सही आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 8 में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, जहां लोग मवेशी रखते हैं। तो ये दोनों हो जाएगा क्योंकि आपका बिहार बोर्ड जो है इस दोनों ऑप्शन को देता है। तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो जहां लोग मवेशी रखते हैं, जहां लोग अपना घर बनाते हैं। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपको सी। चलिए 9 में। कह रहा है कि पंचशील वाले सिक्के बने होते थे किसके, या बने होते थे कहिए, तो वह आपको चांदी और तांबे के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। तो ये जो आप देख रहे हैं पंचमार्क सिक्के, यह आपको क्या है कि बुद्ध काल में बनना शुरू हुआ था, मतलब कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह बनना शुरू हुआ था। तो इसे आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि पंचमार्क सिक्के किस काल में बनना शुरू हुआ था, तो आप कहोगे बुद्ध काल में, ठीक है ना। तो 9 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 10 में। कह रहा है कि कालीबंगा जो है वह स्थित है कहाँ, यह पूछा जा रहा है। तो साथियों कालीबंगा जो है वो आपको राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए कि आपको पंजाब में, तो पंजाब में सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल मिला है, वो आपको है रोपड़। क्या है? रोपड़ है। ये भारत वाला पंजाब की हम बात कर रहे हैं। सिंध में अगर हम चलते हैं तो वो हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्या था कि आपको नगर था। लेकिन इसी में पूछ देंगे कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वह कौन था। तो साथियों भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था, ठीक है ना, वह आपको राखीगढ़ी था। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। और राखीगढ़ी कहाँ से मिला है? तो वह आपको हरियाणा से। तो इन चीजों को अच्छे से देख लेना आपको। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़िया होती है। और यहाँ से भी आज एक ग्रेजुएशन के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था, क्या जानते हैं कि अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो साथियों ये जो आप देख रहे हैं कालीबंगा, इसी कालीबंगा से जो है क्या है कि आपको अग्निकुंड का जो है वो आपको प्रमाण मिला है। इसके अलावा भूकंप का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक है ना, तो ये सभी जो है आपको कालीबंगा से जो है वो आपको मिले। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य ये भी आपको कालीबंगा से मिले। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं 11 में। क्या करा है? देखिए करा कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। मतलब कि अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्रों को नियुक्त किया, ठीक है ना। तो अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म है वह आपको सीरिया में तो प्रचलित हुआ ही, श्रीलंका में भी हुआ, जापान में हुआ, लेकिन ब्रिटेन में नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और आप जानते होंगे कि ये जो आपको अशोक है इसने अपने पुत्र और पुत्री को क्या किया था कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए आपको श्रीलंका भेजा था। तो अशोक के पुत्र का नाम जो था वो क्या था? तो देखिए अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम जो था वो आपको संघमित्रा था। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 12 में। कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा। तो साथियों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वो आपको उदयन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? उदयन के द्वारा, या उसी को कहते हैं हम लोग उदयभद्र, ठीक है ना। 400 कितना में था आपको? 57 ईसा पूर्व में। तो इसमें जो भी शासक देख रहे हैं जैसे अजातशत्रु, तो यह भी आपको
हर्यंक वंश का क्या है कि शासक था, ठीक है ना। और इसी की हत्या करके क्या होता है कि उदयन जो होता है आपको 461 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। उसके बाद है बिंबिसार, तो यह आपको हर्यंक वंश का संस्थापक था। इस चीज को आपको याद रखना है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा कि हर्यंक वंश का जो संस्थापक था वह कौन था। तो साथियों हर्यंक वंश का संस्थापक जो था वो आपको कौन था, तो वो आपको बिंबिसार था। उसके बाद है मुंडक, तो ये जो मुंडक देख रहे हैं ये आपको उदयन का पुत्र था। तो इसमें जितने भी शासक देख रहे हैं ना सब आपको हर्यंक वंश का ही है। और हर्यंक वंश की राजधानी कहाँ थी, तो आपको राजगिरी, और राजगिरी ऑप्शन में नहीं है तो गिरिव्रज, गिरिव्रज नहीं रहा ऑप्शन में तो अब आप कहेंगे पाटलिपुत्र, ठीक है ना। तो 12 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 13 में, क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो साथियों भारत का जो अंतिम मुगल शासक था ना, देखिए ऑप्शन कह रहा है औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, यही भारत के अंतिम मुगल सम्राट जो है हुए हैं। तो फिर यहाँ से एक बात आती है औरंगजेब, तो औरंगजेब को हम लोग ना जिंदा पीर के नाम से जानते हैं क्योंकि इसकी नैतिकता काफी अच्छी थी, इसीलिए इसे जिंदा पीर कहा गया। इसके अलावा इसको जो है आलमगीर के नाम से भी जो है वो आपको जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जिंदा पीर और आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो कहेंगे औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से जो है साथियों 1707 है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और फिर यहाँ से बात आती है आपको शाहजहां, तो शाहजहां को हम लोग खुर्रम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, खुर्रम के नाम से, ठीक है ना साथियों। तो इससे आपको याद रखना है कि शाहजहां को किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे कि शाहजहां को जो है हम लोग खुर्रम के नाम से जो है वो आपको जानते हैं, ठीक है ना। देखिए बढ़िया से लिख देते हैं कि शाहजहां को खुर्रम के नाम से जाना जाता है। और शाहजहां का शासनकाल 1627 से कितना है, तो आपको 1658 है। तो इसे आपको याद रखना है। और शाहजहां के काल में याद रखिएगा कि मुगल स्थापत्य कला का काफी ज्यादा विकास हुआ था, इसीलिए शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो है वो आपको कहा जाता है। उसके बाद है मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सुंदर युवतियों के प्रति इसका काफी ज्यादा रुझान था। क्या है, रुझान था। जैसे किसी सुंदर युवती को देखा, सुंदर महिला को देखा, उसके प्रति इसका अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता था, इसीलिए इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था, ठीक है ना। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और भारत में पूछेंगे मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको हो गए बाबर थे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न में, क्या करा है, कह रहा है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो साथियों तलवंडी में जो है गुरु नानक जी का जो है वो आपको जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि गुरु नानक का जन्म जो है वो आपको कब हुआ था। तो साथियों इनका जो जन्म होता है ना वो आपको 1469 ईस्वी में कहाँ होता है, तो आपको तलवंडी में। और इनकी जो मृत्यु होती है साथियों वो आपको 1539 ईस्वी में कहाँ होती है, तो वह आपको करतारपुर। और करतारपुर जो है अभी कहाँ पड़ता है, तो वो आपको पाकिस्तान में। तो इन चीजों को याद रखिएगा। और गुरु नानक को सिख धर्म का जो है वो आपको संस्थापक कहा जाता है। दूसरी बात मीरा के बारे में आप याद रखेंगे, मीरा को जो है उत्तर भारत का अंडाल कहा जाता है। तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा कि उत्तर भारत का जो अंडाल है वो किसे कहा जाता है, तो साथियों कहेंगे मीराबाई को। उसके बाद है रैदास, तो ये रामानंद के शिष्य थे। कबीर जो है वो आपको निर्गुण विचारधारा के एक प्रमुख क्या थे, कि आपको संत थे जो हिंदू मुस्लिम एकता पर काफी ज्यादा बल दिए थे। और इनके जो उपदेश है कबीर का उपदेश वो आपको बीजक में क्या है कि आपको संग्रहित है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये जो देख रहे हैं 14 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 15 में, क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था। देखिए अकबर जब राजा बना था तो वो 14 वर्ष का था भी नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे परिस्थिति में इसका जो संरक्षक रहा था वो आपको बैरम खां, कौन रहा था, बैरम खां। तो देखिए तो बैरम खां अकबर का संरक्षक 1556 से 1560 तक रहा था, यानी कि 4 वर्ष जो है बैरम खां अकबर का संरक्षक था। और बैरम खां जो था रिश्ते में जो था वो आपको अकबर का मौसा था। क्या था, मौसा था, ठीक है ना। चलिए तो इसे आपको याद रखना है जी। यह अबुल फजल का क्या था, भाई था, जो आपको गणित ग्रंथ लीलावती का क्या क्या था कि आपको फारसी में जो है वो आपको अनुवाद किया था। मुनीम खां जो थे वो आपको जहांगीर के क्या थे कि आपको शिक्षक थे, ठीक है ना। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार के नवरत्न थे, ठीक है ना, जिन्होंने आपको क्या किया था कि बाबरनामा का जो है वो आपको तुर्की से जो है वो आपको क्या किया था कि आपको फारसी में अनुवाद किया था 1581 में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद कौन किया था, तो अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 का वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 16 में, क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। और जहां नहीं समझ में आए साथियों आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। देखो क्या कर रहा है कि आईन अकबरी किसने लिखा है। तो साथियों आईन अकबरी अगर कहेंगे तो आपको
अबुल फजल। तो देखिए आईन अकबरी कहे तब या आपको अकबरनामा कहे तब, तो ये दोनों ग्रंथ जो लिखे हैं ना वो कौन जानते हैं, तो वह आपको अबुल फजल ने, ठीक है ना। और अबुल फजल जो है खैजी का छोटा भाई था, तो इन चीजों को याद रखिएगा। दूसरी बात है हुमायूं, तो हुमायूं के जीवन पर आधारित एक जो ग्रंथ है वह हुमायूं की बहन जो है गुलबदन बेगम ने लिखा है, उसका नाम है आपको हुमायूं नामा। क्या है, हुमायूं नामा। तो साथियों कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हुमायूं नामा कौन लिखा है, तो वह आपको गुलबदन बेगम। किसके आग्रह पर लिखा था, तो वह आपको अकबर के आग्रह पर, ठीक है ना। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। गुलबदन बेगम कौन थी, तो हुमायूं की बहन थी। उसके बाद है आपको बाबर, तो बाबर ने क्या किया है कि आपको अपना आत्मकथा स्वयं लिखा है जिसका नाम है आपको बाबरनामा, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। और बाबर जो था ना वो भारत में मुगल वंश का क्या है कि आपको संस्थापक था। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए तो 16 का जो सही आंसर होगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 17 में। क्या कह रहा है, कह रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो साथियों तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम वो आपको अकबर किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लेकिन इस पर प्रतिबंध की बात आएगी तो इस पर प्रतिबंध जो लगाया था वो आपको कौन लगाया था, जहांगीर ने लगाया था। तो यहाँ से जो भी मुगल बादशाह है उसके शासनकाल को थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे अकबर का शासनकाल साथियों 1556 से 1605, ठीक है ना, इसे याद रखना है। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530। उसके बाद है शाहजहां का शासनकाल, यह आपको 1627 से 1600 कितना है, तो आपको 58 है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और जहांगीर का शासनकाल कहेंगे तो वह आपको 1605 से 1600 कितना था, आपको 27। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और जहांगीर जो है 1611 में किससे विवाह किया था, नूरजहां से, इसे भी आपको याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 17 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए 18 में क्या करा कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। तो देखिए साथियों औरंगजेब को ना दक्षिण भारत से प्यार था, इसीलिए इसने अपने जीवन का जो अंतिम भाग है ना वो आपको दक्षिण भारत में ही क्या किया था कि आपको बिताया था। और ये अपने पिता के काल में दक्षिण का ही क्या था कि आपको सूबेदार रहा था। तो इसको दक्षिण भारत से जो कहते हैं ना प्यार हो गया था। प्यार ही नहीं कहिए, टू मच प्यार उसको कहिए, टू मच लव जिसको कहिए, वो हो गया था। तो औरंगजेब जो है अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताता है वो आपको दक्षिण भारत में। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है, तो आपको 1707 ईस्वी में। और इसने अपने बीवी की याद में एक मकबरा बनाया था जिसका नाम है आपको बीबी का मकबरा, ठीक है ना, जिसे द्वितीय ताजमहल या ताजमहल का फुहर भी जो है वो आपको कहा जाता है। तो 18 का सही आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो आपको ए हो जाएगा। और औरंगजेब को जिंदा पीर और आपको क्या जानते हैं कि आलमगीर के नाम से भी जो है वह जानते हैं। चलिए अब चलते हैं 19 नंबर में। क्या कर रहा है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, यह पूछा जा रहा है। तो साथियों अलबरूनी जो है महमूद गजनबी के साथ 1024 ईस्वी में भारत आया था और 1030 ईस्वी तक जो है वो आपको अलबरूनी भारत रहा था। तो अलबरूनी जो है 6 वर्ष जो है वो आपको भारत रहा था। और इस अवधि के दौरान इसने पुराणों का क्या किया था कि आपको अध्ययन किया था, ठीक है ना। और अलबरूनी जो था एक विद्वान था, लेखक था, ज्योतिष था, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे गुणों से यह भरा पड़ा था। और अलबरूनी का जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है साथियों किताब उल हिंद। क्या नाम है उसका, किताब उल हिंद, या इसी को हम लोग कहते हैं तहकीक ए हिंद। याद रखिएगा क्या कहते हैं, तहकीक ए हिंद इसको बोलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, ये किस भाषा में लिखा गया था, तो साथियों यह जो है आपको अरबी भाषा में लिखा गया था। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके एग्जाम में इसकी भाषा भी पूछ ली जाती है, तो आप इसे अच्छे से देख लेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब होता है, तो 1398 ईस्वी में, ठीक है ना। नसीरुद्दीन मोहम्मद उस समय दिल्ली का क्या होता है, सुल्तान होता है। मोहम्मद गोरी जो है यह आपको भारत पर जो है वो आपको आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान को जो है वो आपको उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में हराता है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको मोहम्मद बिन कासिम, यह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है ना। देखिए पृथ्वीराज चौहान जो है गोरी को कई बार माफ कर दिया। अगर गोरी को माफ नहीं किए रहते पृथ्वीराज चौहान तो आज हमारे भारत में मुस्लिम साम्राज्य जो है वो आपको स्थापित होता ही नहीं, ठीक है ना। तो यह पृथ्वीराज चौहान जी की एक बड़प्पन भूल थी जिसकी वजह से भारत में मुस्लिम साम्राज्य क्या हुआ था कि आपको स्थापित हुआ था। 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 20 में कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, तो वो आपको अरबी भाषा में। तो यहाँ से एक बात आएगी कि सर इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है क्या, तो उसका नाम है साथियों किताब, ठीक है ना। देखिए यहाँ से आपको लिखने में दिक्कत होगा, देखिए सही सब देखिए किताब उर क्या कहेंगे तो आपको रेहला, यही इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का क्या है कि आपको नाम है, जो कि आपको अरबी भाषा में क्या किया गया था कि आपको लिखा गया था। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगी कि बताइए कि इब्न बतूता जो है
भारत कब तक रहा था? तो 1333 से 1342 ईस्वी तक इब्न बतूता भारत रहा था। किसके दरबार में? तो आप याद रखिएगा MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से देख लेना है। तो 20 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। चलिए 21 में क्या करा है? कह रहा है निम्न में से महिला संत कौन थी? तो देखिए, तो इसमें मीरा, अंडाल, कराइकल ये सभी जो थी वो आपको महिला संत थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए, मीरा जो थी वो आपको कृष्ण के उपासक थी। अंडाल जो है साथियों वो अलवार संत थी, विष्णु के उपासक थी। और क्राइकल जो थी वो आपको शिव के उपासक थी। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि दक्षिण भारत की अंडाल संत जो काफी ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की थी वो कौन थी? तो देखिए, तो अलवार संत में महिला अलवार संत कहेंगे तो वो आपको अंडाल है। महिला अगर हम कहेंगे कि बताइए नयनार संत वो कौन थी? तो आपको क्राइकल थी। और याद रखिएगा कि मीरा को उत्तर भारत का अंडाल कहा जाता है और इधर जो अंडाल है उसको दक्षिण का मीरा कहा जाता है। ठीक है ना? तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 22 में क्या कह रहा है? कह रहा है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो आपको कहाँ है? ये पूछा जा रहा है आपसे, ये ना है कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है अजमेर, फतेहपुर सीकरी, उसके बाद कह रहा है आपको आगरा, दिल्ली। तो साथियों ये जो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती है इनकी जो दरगाह है ना वो आपको अजमेर में है। और ये भारत में चिश्ती सिलसिला के क्या थे? ये आपको संस्थापक थे। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा फतेहपुर सीकरी में किसका है? तो वह आपको शेख सलीम चिश्ती का है। ठीक है ना? फिर है आपको दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन लोगों का दरगाह जो है वो आपको दिल्ली में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि गोपुरम का संबंध किससे है? तो साथियों दक्षिण भारत में मंदिर के जो प्रवेश द्वार हुआ करते थे उसको क्या कहा जाता था जानते हैं? गोपुरम कहा जाता था। तो इसका सही आंसर आपको ए हो जाएगा। और दक्षिण भारत के मंदिर में ज्यादातर आपको गोपुरम देखने को क्या होता है कि आपको मिलते हैं। चलिए अब चलते हैं 24 में। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो देखो मेरे भाई, हम्पी नगर जो है ना वो आपको विजयनगर साम्राज्य से क्या है कि आपको संबंधित है। ठीक है ना? यानी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी हम्पी थी। और यह जो विजयनगर साम्राज्य है 1336 ईस्वी में क्या होता है कि आपको स्थापित होता है। और आपको क्या है कि 1600 कितना तक जानते हैं? तो आपको 48, कहीं कहीं 1673 भी दिया रहता है, कहीं कहीं आपको 1615 भी दिया रहता है। ठीक है ना? तो इतना तक यह क्या होता है कि आपको स्थापित रहता है। लेकिन हम ज्यादातर जो बुकों में देखे हैं वो आपको 1648 जो है वो आपको सही है। तो इतना चीज आप मत जानिए। ठीक है ना? थोड़ा सा मतभेद है इसके काल में। ठीक है ना? ये जो विजयनगर साम्राज्य है यह विजयनगर साम्राज्य जो है 1336 से 1648 ईस्वी तक फलता फूलता है। ठीक है ना? और इसके अंतर्गत 4 राजवंश शासन करते हैं। तो सबसे पहला होता है आपको कौन? संगम वंश। क्या होता है? संगम वंश। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद जो होता है साथियों वो आपको क्या कहते हैं? आपको शालू वंश। क्या है? शालू वंश। उसके बाद जो है आपको अगला वो है आपको टुलु वंश। क्या है? टुलु वंश, जो कि आपको विजयनगर साम्राज्य का सबसे आप महान राजवंश इसी मतलब महान राजा इसी वंश से आया था। उसके बाद है आपको आर्यवीडु वंश। क्या है? आर्यवीडु वंश। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए संगम वंश की स्थापना जो किए थे वो आपको कौन किए थे? तो हरियर और बुक्का ने, याद रखिएगा। ठीक है ना? सालू वंश का नरसिंह सालू। ठीक है ना? उसका तुलु वंश का वीर नरसिंह, आर्यवीडु वंश का जो है तिरुमाल। तो इन चीजों को याद रखिएगा। संगम वंश का शासनकाल 1336 से जो है साथियों 1485 है। उसके बाद जो है सालू वंश का ये आपको 1485 से जो है वो आपको 1505 है, कहीं कहीं 1486 भी मिलेंगे, देख लीजिएगा। टुलु वंश का 1505 से जो है 1500 आपको 70 है। उसके बाद आर्यवीडु वंश का जो है 1570 से आपको 1648, कहीं कहीं 1615 भी मिलेंगे। तो आप इसके शासनकाल को बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो ये जो मतलब विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा था जिनका नाम था आपको क्या कहते हैं? कृष्णदेव राय। वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको तुलु वंश से ही संबंध रखते थे। कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, वो तुलु वंश के ही शासक थे। 1509 से 1529 तक शासन किए थे। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो इसका सही आंसर 24 का जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। ठीक है ना? और हम्पी के अवशेष को जो यूनेस्को की विरासत सूची में जो शामिल किया गया था साथियों वो आपको 1986 में। तो जैसा प्रश्न आएगा आप उसे देख लीजिएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में होती है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 240 ईस्वी में होती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 ईसा पूर्व में होती है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सारे प्रश्नों को आपको बढ़िया से बता देना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कर रहा है? देखिए, कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो मेरे भाई अस्थाई बंदोबस्त जो है ना वो आपको बंगाल में लागू हुआ था। बंगाल,
इसके अलावा आपको बिहार, बिहार के अलावा जो है साथियों वो आपको ओडिशा, यहाँ पर मुख्य रूप से लागू हुआ था। हालांकि उत्तरी कर्नाटक और बनारस खंड में भी इसको लागू किया गया था। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और अस्थायी बंदोबस्त लागू कब होती है? 1793 में। और इसको लागू कौन करते हैं? तो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग भारत में सिविल सेवा का क्या कहते हैं कि आपको पिता कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो वह थे आपको वीर कुंवर सिंह, ठीक है ना। 80 वर्ष के उम्र में जगा जोश पुराना था, लोग कहते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, ठीक है ना। तो वो 80 साल की उम्र में भी 1857 के सिपाही विद्रोह का क्या कहते हैं कि बिहार से नेतृत्व किए थे। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा। और पटना से कहेंगे तो वो आपको पीर अली। और 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू होती है? वो आपको मेरठ से। तो 26 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। इसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो साथियों संथाल विद्रोह का नेता जो था वो आपको सिद्धू और कान्हू था। कौन था? सिद्धू और कान्हू। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है आपको बी, वह आपको क्या है साथियों? बिल्कुल जो है वो आपको सही है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि संथाल विद्रोह में संथाल कौन है? तो वो आपको एक जनजाति है। संथाल विद्रोह हुआ कब था? तो 1855-56 में। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। इसे देख लीजिएगा। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे, या उलगुलान विद्रोह कहिए उसके नेता थे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में आते हैं, देख लेना है इसको। आइए, कह रहा है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो साथियों बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ जो है 1917 में जो है वो आपको शुरू हुआ था। और गांधी जी के नेतृत्व में जो है यह सत्याग्रह जो है वो आपको हुआ था। तो यहाँ से एक बात आती है कि गांधी जी को जो है चंपारण आने का न्योता कौन दिए थे? तो वह आपको राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। कौन दिए थे? राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों से यहाँ से एक प्रश्न है, देखिए कि चंपारण में तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त करने के लिए गांधी जी जो है चंपारण एग्रोरियन कमेटी का गठन करते हैं। और बाद में जो अंग्रेज सरकार होती है किसानों के कितने प्रतिशत अवैध धन को वापस करता है, यही आपको बताना है, ठीक है ना। तो 26 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। और भारत में गांधी जी के द्वारा चलाया गया यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था। इससे पहले ये 1906 में कहाँ चलाए थे? तो आपको दक्षिण अफ्रीका में। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए 29 में कह रहा है कि दामिनी कोह क्या था? तो साथियों दामिनी कोह जो था वो आपको एक भूभाग था। क्या था? भूभाग था। तो ऑप्शन नंबर जो आपको ए है इसका वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो है वो आपको सही हो जाएगा। तो इसे बढ़िया से आपको देख लेना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग 30 में। क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है कॉर्नवालिस कोड कब बना था? तो साथियों कॉर्नवालिस कोड जो है 1793 में बना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे क्या किया था कि आपको तैयार किया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल कब तक रहा था? तो 1786 से 1793 ईस्वी तक। और यही 1793 में क्या करता है कि आपको एक भू राजस्व व्यवस्था शुरू करता है जिसको कहा जाता है आपको अस्थाई बंदोबस्त। और इस कॉर्नवालिस को भारत में क्या कहा जाता है? तो आपको नागरिक सेवा का जनक। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो 30 का सही आंसर जो हो जाएगा भाई वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। कह रहा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो मेरे भाई संथाल विद्रोह अभी बताए थे 1855-56 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और इसके जो नेता थे वो आपको सिद्धू और कान्हू थे। संथाल विद्रोह में संथाल क्या है? तो आपको एक जनजाति है, इसे आपको देख लेना है। चलिए अब चलते हैं 32 में। क्या कह रहा है कि भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो साथियों भारत का जो राजधानी है ना वो कलकत्ता से दिल्ली जो स्थानांतरित हुआ था ना वो आपको 1911 में देखिए स्थानांतरित हुआ था दिल्ली दरबार के आयोजन के साथ, ठीक है ना। लेकिन राजधानी जो बनता है ना वो आपको तो आप जानते हैं 1912 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। तो इस सब बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो 1911 में। बना कब था दिल्ली राजधानी? 1912 में। और दिल्ली जो है ना देखिए दिल्ली भारत की जो राजधानी रही थी ना वो आपको 1912 से 1931 तक। उसके बाद आपको नई दिल्ली अंग्रेजों ने बसाया। तो नई दिल्ली जो है राजधानी वह 1931 से लेके अभी तक है। क्या है? अभी तक है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 33 में। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो मेरे भाई गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था ना देखिए इसमें जो है आपको एक भी ऑप्शन जो है आपको सही नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो गेटवे ऑफ इंडिया की
निर्माण कार्य शुरू होता है 1913 में, लेकिन ये आपको नहीं चलेगा, यहाँ पे 1924 कर दीजिए, अब थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो होता है ना 1924 में, क्योंकि इसकी नींव डाली जाती है तो आप जानते हैं 1911 में, और यह बनकर जो तैयार होता है ना वह आपको 1924 में, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपको ये हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ, तो वो आपको मुंबई में है। और गेटवे ऑफ इंडिया जो किस शैली में बना हुआ है, तो साथियों गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताजमहल जो है, ध्यान से सुनिएगा, वह आपको इंडो सारासेनिक शैली में जो है वो आपको बना हुआ है। तो 33 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा 1924 दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। अगर 24 नहीं रहता तो हम उसको 1911 ही मारते। देखिए कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था, तो मेरे भाई पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था 1510 ईस्वी में, ठीक है ना। लेकिन पुर्तगालियों से गोवा को जो आपको मुक्त कराया गया था 1961 में। यानी देखिए पुर्तगाली 1510 में गोवा पर अधिकार करता है और 1961 तक यह गोवा पर अपना अधिकार स्थापित करके रखता है। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत, किसके तहत, ऑपरेशन विजय के तहत क्या होता है कि गोवा को जो होता है पुर्तगालियों से मुक्त कराया जाता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 34, इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। और भारत आने वाला पहला यूरोपीय भी जो था वो आपको पुर्तगाली था। तो साथियों आपके एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न आए आप उसे बढ़िया से देख लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 35 में, क्या कह रहा है। कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कब, तो साथियों कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ना वो आपको 1774 में, एक ऑप्शन को बना लीजिए 1700 कितना में 74 में। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है ना 1774 में, और उस समय उसमें आपको मुख्य न्यायाधीश सहित आपको 4 ही न्यायाधीश होते हैं। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन भारत में पूछेंगे आपको स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुई थी, तो 28 जनवरी 1950। यह एनटीपीसी एग्जाम 2016 का आपको पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना, कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब होती है, तो क्या कहेंगे 28 जनवरी 1950 को। लेकिन कलकत्ता में अंग्रेजी शासनकाल में वो आपको 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो डी नंबर हो जाएगा 1774। चलिए अब चलते हैं 35 में, क्या कह रहा है 35 में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो देखो भाई भारत में जो रेलवे की शुरुआत होती है ना 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे की शुरुआत होती है। और भारत में रेलवे शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो आपको लॉर्ड डलहौजी को। और भारत में चलने वाली जो पहली रेलगाड़ी थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी किस अभिनेत्री को कहा जाता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए उसी ब्लैक ब्यूटी जो रेलगाड़ी है उसको चलाने के लिए जो है आपको 3 इंजन जो था वो आपको लगाया गया था, साहिब, सिंध, सुल्ताना, ठीक है ना। और इसके माध्यम से जो है बंबई से थाने के बीच में आपको 34 किलोमीटर के लंबाई में जो है पहली रेलगाड़ी जो थी भारत में वो आपको क्या हुई थी कि चली थी। तो इसका सही आंसर आपको भी हो जाएगा। और डलहौजी को भारत में रेल डाक और तार का जनक कहा जाता है। और पहली रेलगाड़ी कितना किलोमीटर चलती है, तो आपको सवारी गाड़ी 34 किलोमीटर, जो कि आपको कहाँ से, तो बंबई से कहाँ जानते हैं, तो आपको थाने के बीच चलती है, ठीक है ना। उस रेल इंजन का नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है ब्लैक ब्यूटी। देखिए और ब्लैक ब्यूटी जो है साथियों वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कंपटीशन में आपको बिपाशा बसु को जो है वो आपको कहा जाता है, ठीक है ना, कि मेरे इतने करीब मत आओ, ठीक है ना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। राज मूवी आप लोग देखोइएगा तो उसी राज मूवी में कि यह अभिनेत्री है बिपाशा बसु, ठीक है ना। तो आप उनको देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। वो कलर से तो ब्लैक है लेकिन फिल्मों में बोल्ड सीन देने के लिए वो क्या होते हैं कि आपको जाने जाते हैं। तो 36 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना वो आपको 1885 ईस्वी में। और ये जो कांग्रेस है इसके संस्थापक कौन थे, ये भी तो प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसके संस्थापक थे आपको साथियों ए.ओ. ह्यूम। कौन थे, ए.ओ. ह्यूम जो थे इसके संस्थापक थे। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और इसकी स्थापना होती कहाँ, तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में, ठीक है ना। और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जो होते हैं वो आपको बनाए जाते हैं। और कांग्रेस के स्थापना के समय आपको 72 प्रतिनिधि जो थे वो आपको उपस्थित थे। तो 37 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। तो देख लीजिएगा इसको बढ़िया से। और यह देश की सबसे प्राचीन पार्टी है और अभी जो इसका चुनाव चिन्ह है वो आपको पंजा है। क्या है, पंजा है, बस इतना, ठीक है ना। इसको आपको देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो देखिए साथियों स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहेंगे ना तो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे सर लॉर्ड माउंटबेटन भी तो हो सकता है। तो देखिए तो यहाँ पर अंग्रेज नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ डायरेक्ट पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत का। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2 ही व्यक्ति आपको गवर्नर जनरल बने थे, एक आपको लॉर्ड माउंटबेटन और एक आपको सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी जो होते हैं वो भारतीय होते हैं, क्या होते हैं,
भारतीय होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और इसी में पूछ दिया जाता है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, तो वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। तो इस चीज को बढ़िया से देख लेना है। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है। तो 38 का सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको सी हो जाएगा, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। करा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो साथियों प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, ये आपको बताना है, ठीक है ना। इसके अलावा प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, ये भी आपको बताना है, और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, ठीक है ना। इस सभी का नाम जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है एक साथ साथियों, ठीक है ना। इससे पता चलेगा कि आप हमसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, ये इन चीजों की जानकारी हमें मिल जाएगी। चलिए अब देखिए, कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये आपको संचालन समिति के अध्यक्ष थे। सरदार पटेल आपको प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, राज्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। तो ये जो देख रहे हैं 39, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 40 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है, तो साथियों भारतीय संविधान के अनुसार जो है संप्रभुता जो है वो आपको किसमें निहित है, जानते हैं, जनता में। लेकिन जनता यहाँ नहीं दिया गया, क्या है, नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो कहीं पर आप जनता बना लीजिए, यहाँ पर हम जनता बना लेते हैं, ठीक है ना। जनता नहीं रहेगा तो आपको राष्ट्रपति मार सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन राष्ट्रपति कोई तर्क नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, तो भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता है साथियों वो आपको जनता में क्या है कि आपको निहित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से, तो इसका मतलब क्या है कि भारतीय संघ की जो संप्रभुता है वह भारत की जनता में क्या है कि निहित है। तो साथियों आज हम लोग क्या किए कि 2000 जो आपको 15 का पूछा गया जो भी प्रश्न था उन सारे प्रश्नों का हम लोग क्या किए साथियों कि आपको एनालिसिस किया, क्या किए, एनालिसिस किया। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे एनालिसिस जो होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो कल से साथियों हम लोग क्या करेंगे कि 2014 के जो एनालिसिस है उसको करेंगे। तो चलिए साथियों आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे क्या कहते हैं कि आपको विराम देते हैं। मिलेंगे फिर आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।